पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सिलेक्शन कमेटी की जानिब से आज जब दिन 12 बजे के करीब पाकिस्तान के 18 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया गया, जिन्होंने आयरलैंड और बाद में इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज खेलनी है, तो इस स्क्वाड के अंदर दो नाम ऐसे थे जिन्हें पैराशूटर कहा गया या जिनके हवाले से ये चहमगोइयां हुई कि ये फॉर्म 47 की तरह कुछ हुक्मरान जो पाकिस्तान की अवाम पर मुसल्लत किए गए हैं, उसी तरह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऊपर मुसल्लत किए गए हैं और इनके नाम हसन अली और सलमान अली आगा गए हैं। और अभी शाम होने तक जो डिस्कशन पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान क्रिकेट एक्सपर्ट्स कर रहे हैं वो ये है कि हसन अली और सलमान अली आगा को पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर क्यों इंक्लूड किया गया है। लेकिन कहानी एक और भी है, और वो ये है कि T20 वर्ल्ड कप 2024 में जो पाकिस्तान को टीम रिप्रेजेंट करेगी, उस टीम में 10 खिलाड़ी ऐसे होंगे जिन्होंने 2022 का T20 वर्ल्ड कप नहीं खेला था। और अगर इसको आसान और सादा लफ्जों में मैं आपको बताऊं तो फिर 10 नए खिलाड़ियों की टीम के अंदर एंट्री हुई है, या यूं कह लें कि 10 पुराने चेहरे जो हैं वो अचानक गायब हो गए हैं। सो T20 वर्ल्ड कप 2022 और T20 वर्ल्ड कप 2024 का जो पाकिस्तान का स्क्वाड सामने आया है, उसमें जो नाम तब्दील हुए हैं उनकी 2022 के वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस क्या थी, ये जनाब वीडियो में आगे चलकर मैंने आपके साथ शेयर करना है। इसके अलावा हसन अली और सलमान अली आगा को डिफेंड करने के लिए जो कहानी बताई जा रही है वो क्या है, यह भी आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दे और घंटी के बटन को भी दबा दें, और इसके अलावा हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा ताकि जनाब हमारी जो वीडियोस हैं उनका रिस्पांस थोड़ा बेहतर हो। YouTube को पता नहीं क्या बीमारी हुई है कि अभी रिसेंटली उन्होंने हमारी जो रीच है उसको डाउन कर दिया है, और ये हमारा चैनल नहीं है बल्कि ये आपका चैनल है, क्योंकि यहां पर आपके तमाम सवालात जनाब ना सिर्फ अथॉरिटी से पूछे जाते हैं बल्कि वो सवाल जो अपने फीडबैक के थ्रू आप हम तक पहुंचाते हैं उनका भी जवाब हम आपके सामने रखते हैं। और ज्यादातर जो मेरे व्यूवर्स हैं वो इस बात को बखूबी जानते हैं कि अगर वो जनाब गैर मुहज़्ज़ब अंदाज में भी कोई सवाल करते हैं तो हम उसको मुहज़्ज़ब अंदाज में जवाब देने की कोशिश करते हैं। सो अब आते हैं टॉपिक की जानिब। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का वर्ल्ड कप 2022 का स्क्वाड देखा जाए तो उसमें 3 ट्रैवलिंग रिजर्व्स भी शामिल किए गए थे, और उस स्क्वाड के अंदर कुछ ऐसे नाम शामिल थे जिन्होंने परफॉर्मेंस तो बड़ी शानदार दी थी। और करंटली जो पाकिस्तान टीम को खिलाड़ी इस वक्त अवेलेबल हैं, इनसे भी कदरे बेहतर जो परफॉर्मेंस है वो उन्होंने दी थी, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली या फिर ये कहें कि उनकी जो सिफारिश है वो उतनी तगड़ी नहीं है कि वो T20 वर्ल्ड कप 2024 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर नहीं है। इसमें जो पहला नाम है वो शान मसूद का है, और परफॉर्मेंस में बाद में आपके सामने रखता हूं, लेकिन पहले सारे नाम जो हैं वो आपको बता देता हूं। सो शान मसूद से स्टार्ट किया जाए तो इसके बाद इस लिस्ट में जो दूसरा नाम है वो मोहम्मद वसीम जूनियर का है। देन मोहम्मद नवाज तू मेरा मैच विनर है, ये बाबर आजम के अल्फाज हैं, और मोहम्मद नवाज इस दफ़ा T20 वर्ल्ड कप 2024 का जो पाकिस्तान का प्लान है उसके अंदर नहीं है। देन मोहम्मद हसनैन, ये भी वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। खुशदिल शाह, हैदर अली, आसिफ अली, उस्मान कादिर, मोहम्मद हारिस और शाहनवाज धानी, ये वो नाम हैं जो T20 वर्ल्ड कप 2022 में तो थे, और अब 2024 में ये दूर दूर तक कहीं पर नहीं है। और इनमें अगर खास तौर पर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो शान मसूद ने पाकिस्तान के लिए 175 रन स्कोर किए थे और 43.75 इनकी एवरेज थी, और एवरेज वाइज ये पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी थे। बाबर आजम भी फेल हुए थे, मोहम्मद रिजवान भी फेल हुए थे, लेकिन जिस खिलाड़ी ने कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया था वो शान मसूद था। लेकिन इनका स्ट्राइक रेट जो है वो उतना जनाब बेहतरीन नहीं था जितना एक्सपेक्ट किया जाता है। तो अभी वर्ल्ड कप 2024 में ये पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं है। इसके बाद जो दूसरा नाम है वो मोहम्मद हारिस का है। विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद हारिस इनिशियली पाकिस्तान के ट्रैवलिंग रिजर्व में थे, लेकिन जब नीदरलैंड के मैच के बाद साउथ अफ्रीका वाले मैच से पहले और नीदरलैंड वाले मैच के बाद फखर जमान इंजर्ड हुए, उनको नी प्रॉब्लम सामने आई,
तो मोहम्मद हारिस को इंक्लूड किया गया और मोहम्मद हारिस ने जो पहला ही वर्ल्ड कप का मैच खेला था उसकी पहली ही इनिंग में उन्होंने 11 गेंदों के ऊपर 28 रन बनाए थे और किसी छोटी टीम के खिलाफ नहीं बनाए थे बल्कि माइटी साउथ अफ्रीका के खिलाफ स्कोर किए थे और जिस तरह से उन्होंने छक्के लगाए थे उसने पूरी दुनिया के जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स थे उनको हिला के रख दिया था। उसके बाद उन्होंने जो मैच बांग्लादेश के खिलाफ खेला उसमें 18 गेंदों के ऊपर 31 रन स्कोर किए। देन सेमीफाइनल जो पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के साथ खेला उसमें 26 गेंदों के ऊपर 30 रन स्कोर किया और फिर फाइनल के अंदर उन्होंने 8 रन स्कोर किए थे और टोटल उन्होंने 97 रन स्कोर किए थे। 4 इनिंग्स के अंदर 24.25 इनकी एवरेज थी जबकि 144.77 मोहम्मद हारिस का स्ट्राइक रेट था। और इस दफा भी उनके हवाले से क्रिकेट फैंस तो ये कह रहे हैं कि उनको वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा होना चाहिए, लेकिन चूंकि ये चीज अब रोजे रोशन की तरह अया होती जा रही है कि मोहम्मद हारिस के साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो करंट करता धरता है उनको प्रॉब्लम है, उनको की पर्सनल इशू है, सो इसलिए ये भी वर्ल्ड कप 2024 का जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का प्लान है उसका हिस्सा नहीं है। इसके बाद जो नाम आता है वो मोहम्मद वसीम जूनियर का है। वसीम जूनियर ने बैटिंग में तो वर्ल्ड कप 2022 में कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दी थी और सिर्फ 16 रन उन्होंने स्कोर किए थे, लेकिन अपनी बॉलिंग के थ्रू उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा जनाब जो कामयाबियां हैं वो हासिल की थी और 6 मैचेस उन्होंने खेले, 6 इनिंग्स के अंदर उनको बॉलिंग करने का मौका मिला था और 17 टोटल ओवर्स उन्होंने फेंके थे। इन 17 ओवर्स के अंदर 8 विकेटें उन्होंने हासिल की थी, 15.50 उनकी एवरेज थी और 7.29 इनका इकोनॉमी रेट था। इकोनॉमी रेट वाइज वो पाकिस्तान के चौथे बेहतरीन बॉलर थे, लेकिन जब स्ट्राइक रेट वाइज बात की जाती है कि किस बॉलर ने सबसे कम गेंदें फेंककर सबसे ज्यादा विकेटें हासिल की, तो वहां पर वसीम जूनियर शाहिनशाह अफरीदी से भी ऊपर थे, शादाब खान से भी ऊपर थे, मोहम्मद हारिस रऊफ से भी ऊपर थे और नसीम शाह से भी बेहतरीन जो स्ट्राइक रेट है उसके साथ उन्होंने बॉलिंग की थी। लेकिन इस दफा अगेन जनाब T20 वर्ल्ड कप 2024 में वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा नहीं है। इसके बाद मोहम्मद नवाज की बात की जाए तो उनकी परफॉर्मेंस इतनी बेहतरीन नहीं थी कि उनको रिटेन किया जाता, क्योंकि 4 मैचेस में उनको बॉलिंग करने का मौका मिला और टोटल 9 ओवर्स उन्होंने फेंके थे और 7.44 की इकोनॉमी रेट के साथ और 22.3 उनका एवरेज थी, जबकि सिर्फ 3 विकेटें उन्होंने हासिल की थी और बल्लेबाजी के थ्रू भी वो कोई कमाल नहीं दिखा पाए थे। 7 मैचेस के लिए 5 इनिंग्स के अंदर बैटिंग करने का मौका मिला, सिर्फ 68 रन उन्होंने स्कोर किए, 106.25 इनकी इकोनॉमी रेट थी, सॉरी स्ट्राइक रेट था। इसके बाद खुशदिल शाह एक भी वर्ल्ड कप का जो मैच है वो इनको खेलने को नहीं मिला था। हैदर अली की बात की जाए तो 2 मैचेस इनको खेलने के लिए मिले और 2 मैचेस के अंदर इन्होंने 2 रन ही स्कोर किए थे, सो 1 की इनकी एवरेज थी। इसके बाद आसिफ अली जो पाकिस्तान के पावर हिटर थे, पहला मैच जो अगेंस्ट इंडिया था वहां पर इनको खेलने का मौका मिला, लेकिन वहां पर परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाए और 1 ही मैच इन्होंने खेला था, सिर्फ 2 रन जो हैं वो इन्होंने स्कोर किए थे। इसके बाद जो उस्मान कादिर हैं वो इनिशियली 15 मेंबर स्क्वाड का हिस्सा बनाए गए थे, लेकिन जब फखर जमान रिकवर कर गए थे इंजरी से तो उनको वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा बना लिया गया था और उस्मान कादिर जो हैं वो रिजर्व के अंदर चले गए थे। सो उस्मान कादिर, मोहम्मद हसनैन और शाहनवाज धानी जो हैं उनको भी T20 वर्ल्ड कप 2022 का कोई भी मैच जो है वो खेलने को नहीं मिला था। सो इस तरह से अब जो पाकिस्तान की करंट टीम बनती हुई नजर आ रही है वर्ल्ड कप 2024 की, उसमें 2022 के वर्ल्ड कप में जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा थे 10 खिलाड़ी शामिल नहीं हैं। अब जनाब जाते जाते आपको बता दूं सलमान अली आगा और हसन अली के हवाले से क्या डिस्कशन चल रही है और जो PCB के क्लोज सहाफी हैं वो इस वक्त ये पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 के अंदर जो सलमान अली आगा और हसन अली की परफॉर्मेंस थी उसकी वजह से उनको इंक्लूड किया गया है
और हसन अली ने पीएसएल सीजन 9 के अंदर 10 मैचेस के अंदर 38 ओवर फेंके, 14 विकेट इनके खाते में। इकॉनमी रेट इनका 8.26 था, जबकि बैटिंग में इन्होंने 37 रन 6 इनिंग्स के अंदर स्कोर किए थे। 137.03 इनकी स्ट्राइक रेट था। इसके अलावा सलमान अली आगा, इन्होंने 12 मैचेस के अंदर बैटिंग की, 310 रन इन्होंने स्कोर किए, 140.27 इनका स्ट्राइक रेट था और एवरेज थी इनकी 31। तो अब सवाल यह पैदा होता है, जो इस वक्त मुख्तलिफ सहाफी और मुख्तलिफ जो एनालिटिक्स शेयर करने वाले लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि पीएसएल सीजन 9 की परफॉर्मेंस की बेस पर इनको टीम का हिस्सा बनाया गया था। तो अगर इनकी परफॉर्मेंस इतनी शानदार थी, तो जब पीएसएल सीजन 9 एंड होने के बाद पाकिस्तान ने पहली टी20 सीरीज खेली अगेंस्ट न्यूजीलैंड, जो 18 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल तक जारी रही, इस सीरीज के दौरान इन दोनों खिलाड़ियों को चांस क्यों नहीं दिया गया? क्या ऐसी वजह थी कि तब इनको कंसीडर नहीं किया गया? हालांकि अब जो कहा गया है ना कि हसन अली जो है वो हारिस रऊफ की रिप्लेसमेंट है और हारिस रऊफ के बैकअप के तौर पर चल रहे हैं, तो हारिस रऊफ तो इंजर्ड थे अगेंस्ट न्यूजीलैंड सीरीज में, तो वहां पर इस बैकअप को क्यों स्क्वाड का हिस्सा नहीं बनाया गया? सो भाईजान, अब आवाम उतनी भी पागल नहीं है जितनी आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और लोगों को पता है कि समथिंग इज फिशी, कुछ ना कुछ तो खिचड़ी जो है वो पकी है। और सलमान अली आगा की इंक्लूजन जो है वो तो फिर भी जस्टिफाई हो जाती है कि कंडीशंस जो हैं वो स्पिन वाली होंगी, इफ्तिखार अहमद चल नहीं रहे, और शायद आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ सलमान अली आगा को चांस देकर देखा जाए कि वो इफ्तिखार अहमद को रिप्लेस कर रहे हैं। लेकिन हारिस रऊफ को किस वजह से इंक्लूड किया गया है? क्यों वसीम जूनियर को बाहर भेजा गया है? क्यों जमान खान, जो अभी भी हारिस रऊफ से हसन अली से बेहतर बॉलिंग करते हैं और टी20 क्रिकेट के स्पेशलिस्ट माने जाते हैं, उनको बाहर दिखेला गया है? सो अवाम तो सवाल करेंगे, और सवाल के जवाब अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देने पड़ेंगे, क्योंकि अब ऐसे नहीं चलेगा कि तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है। अगर आप हारेंगे तो भाईजान हमें आपसे कोई प्यार नहीं है। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।